हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। पिछले क्लास में हमने द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3 का ए जो था उसको हमने कंप्लीट किया था। बेसिक भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो में। आज हम प्रश्नावली जो 3 का बी है द्विघात समीकरण का ही उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप भी अगर इस चैनल पर नए हैं, इस पर 10th और 9th का मैथमेटिक्स क्लियर कराएँगे हम। तो आप भी अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें जो मुख्य पॉइंट हैं 2 या 3 होगा, ज़्यादा नहीं है, उसको हम देख ले रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन को हल करना इसमें का शुरू करेंगे। तो चलिए जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि द्विघात समीकरण का जो सिंपल फॉर्म जो होता है वो इस रूप का होता है ax² + bx + c। पीछे हम बेसिक में बता चुके हैं। इसमें क्या होता है कि इसके 2 मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक होता है विवेचक। इसका हम विवेचक कैसे निकालते हैं, जिसको हम विवेचक को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक जिसको हम लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, विवेचक। इसे प्रायः डी से ही सूचित किया जाएगा, बड़ा वाला डी से सूचित किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। b² - 4ac। यह क्या होता है कि जो भी द्विघात समीकरण होता है उसके जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति बताता है। उसकी प्रकृति बताता है यानी कि मूल कैसा है, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, ठीक है। और उसमें वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और समान होता है। तो इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। 3 कंडीशंस जो होते हैं उनको हम अभी नोट करेंगे। इसमें होता क्या है कि जो ये द्विघात समीकरण है इसका विवेचक है डी, इसका विवेचक डी है। विवेचक ही बताता है मूलों की प्रकृति। तो यहाँ से इसमें 3 कंडीशंस होते हैं, हमें ये तो बात पता है। तो इसमें क्या होता है कि एक होता है d बड़ा होता है 0 से, एक होता है d बराबर होता है 0 के, और d छोटा होता है 0 से। d कहने का मतलब है b² - 4ac। बुक में दिया हुआ है b² - 4ac बड़ा है 0 से, इस टाइप का दिया है। फिर दिया है b² - 4ac = 0, b² - 4ac << 0। तो इस टाइप का उसमें दिया हुआ है। हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि उतना को ही तो डी कहा जा रहा है। तो यह हो गया आपका विविक्तर या विवेचक। यानी विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा आ जा रहा है तो मूल हो जाएगा आपका वास्तविक, वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 0 के, तो इसमें हो जाएगा आपका वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि अगर मूल इसका विवेचक जो है अगर 0 से छोटा आ जा रहा है तो ये वास्तविक नहीं होगा, मतलब इसका मान जो होगा वास्तविक नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है कि चूँकि इसका जो मान होगा अगर देखा जाए तो इसका मान जो होगा वो हो जाएगा, हम लोग पहले भी द्विघात सूत्र जान चुके हैं, -b ± √b² - 4ac/2a। यही होता है। यहाँ पे हम इसके जगह d भी रख देंगे √d/2a, तब भी हमारा चलेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें यही वाला ये मान हो जाएगा। इसके लिए वास्तविक और असमान के लिए इसी में रख के इसमें क्या होता है, a यह होता है, b यह होता है, मतलब x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया और c अचर पद होता है। इसमें मान रख के तब हम उसका दोनों मान निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा का मान। फिर हम क्या करेंगे कि d बराबर जब 0 है तो इसका वास्तविक और समान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये होता है आपका -b/2a और -b/2a। इसका ये दोनों यही मान होता है समान होने के लिए। और इसमें क्या होता है कि वास्तविक नहीं होता है तो इसका कोई मूल नहीं होता है, वास्तविक होता ही नहीं है। चूँकि क्या होगा कि ये √ जो d है यानी कि b² - 4ac का जो मान है यह माइनस में आ जाता है, घटाने पर माइनस में आएगा, तभी तो ये 0 से छोटा होगा विवेचक का मान। विवेचक का मान 0 से छोटा कब हो,
मान लीजिए कि डी का मान जो होगा -1 आ गया, -1 आ जाएगा तो वो तो 0 से छोटा हो जाएगा, तभी तो वास्तविक मान नहीं होगा इसका। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी का मान अगर -1 रखा जाए तो डी बराबर हम लोगों को फार्मूला पता है कि क्या होता है, b² - 4ac। डी बराबर b² - 4ac होता है, यानी b² - 4ac का मान हम अगर इसमें रख दे रहे हैं, इस सूत्र में रख दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये तो रूट अंडर में ना है, रूट अंडर b² - 4ac है। हम इसमें क्या रख दे रहे हैं, -1 को रख दे रहे हैं, यानी कि -1 हम जान रहे हैं कि यहाँ 0 से छोटा है, -1 को रख रहे हैं, तो ये तो आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, यानी काल्पनिक संख्या हो गया। यह एक काल्पनिक संख्या हो गया। आगे जब जाइएगा आप इंटर में तो उसमें आपको मिलेगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक रियल नंबर नहीं है, यह रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि इसकी मूल की प्रकृति क्या है। d बड़ा होगा 0 से तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। d बराबर होगा 0 के तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा। और d छोटा होगा 0 से तो मूल कैसा हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। या फिर यहाँ से कहा जाए कि 0 बड़ा है d से, यानी विवेचक के मान से 0 बड़ा है, तो यहाँ से मूल कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा। समान मूल होने के लिए यही वाला हो जाएगा -b/2a -b/2। जैसे आपको मान लीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि एक दे दिया गया 2x² + 3x + 4 यहाँ से, या फिर 2 चौके 8 और 2 4, 4 में से 2 गया 2, इस टाइप का दे दिया, इस टाइप का दे दिया है। तो आपको क्या करना है, इसका मूल अगर मूल समान होने के लिए कहेगा तो -b/2a ही होगा, -b/2a होगा, यानी कि -b अगर इसमें का, ये b हो गया, ये a है और ये c है, तो -b/2a वाला फार्मूला लगा के ही हम इसको हल करेंगे। यानी कि -b का मतलब 2 हो गया, अब /2a का मतलब ये 2 गुने 2, यानी कि -2/4, यानी 1/2, यानी -1/2 -1/2 इस टाइप का हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ऐसे है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यह एक समझाने के लिए हम बताए हैं, ऐसे हो सकता है इसका मूल इतना नहीं भी आ सकता है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर का क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 3 का भी, इसमें का शुरू से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। अब इसमें क्या है कि कह रहा है पहला नंबर कि ax² + bx + c बराबर 0 है। ax² + bx + c बराबर क्या है, 0 है। के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि क्या हो, इसमें भरना है। इतना का मूल जो होगा वास्तविक एवं असमान होगा। इसके लिए क्या करना है हमें, मतलब वास्तविक और असमान, तो ये हमारा क्या बताया है, मूलों की प्रकृति ने बता दिया है। मूलों की प्रकृति बता दिया कि मूल वास्तविक और असमान होगा। कब होता है, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, डी ज्ञात करना है। तो डी से क्या पता चलता है, यानी कि डी बड़ा होगा तब जाके मूल क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। तो ये हमारा डी क्या हो गया, डी बड़ा होगा 0 से तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। यही भर देंगे। डी का मान तो आप लोगों को पता ही होगा, b² - 4ac होता है। हो गया ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे यदि b² - 4ac, b² - 4ac जो है बराबर क्या होगा, यही पूछा है। मतलब इसमें क्या भर दिया जाए कि मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। तो d का मान जो होता है बराबर हो जाता है 0 के, तो मूल वास्तविक एवं समान हो जाता है, यानी यहाँ पे 0 हम भर देंगे तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। 3 कंडीशन होता है, एक d बड़ा हो 0 से, यानी कि b² - 4ac बड़ा हो 0 से, तब हमारा क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। जब बराबर हो जाएगा 0 के तो मूल वास्तविक और समान होता है। और जब b² - 4ac यानी कि इसका मान जो होगा छोटा हो जाएगा 0 से, यानी कि 0 बड़ा हो जाएगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। यही 3 कंडीशन होता है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, वास्तविक कब किस कंडीशन में नहीं होता है, आप लोगों को पता है कि b² - 4ac का मान जो होगा वह 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। इतना का मान मतलब कि जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है,
तो जीरो बड़ा है इससे, यानी कि इतना के मान से जीरो बड़ा है तो मूल वास्तविक कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप लोगों को पहले बता चुके हैं, क्योंकि जब जीरो से छोटा का मतलब कि अब माइनस में ना आएगा, इधर तो माइनस में आएगा तो वो रूट अंडर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है द्विघात सूत्र में, जब अंदर रखते हैं तो काल्पनिक पार्ट आ जाता है, यानी कि काल्पनिक संख्या आ जाता है, वास्तविक संख्या नहीं आता है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल इसका नहीं होता है। फिर देखते हैं चौथा नंबर कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल होंगे, इतना के मूल होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल होंगे। तो देखिए जब ये बड़ा है तो आपको पता ही है ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट वाला कंडीशन है, डी बड़ा है जीरो से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, तो मूल कैसा होता है, वास्तविक और असमान होता है। यह क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा इसमें। फिर हम देखते हैं इसका पांचवा नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, तो इसी को ना विवेचक कहा जाता है, विवेचक कहिए चाहे विविक्तर कहिए, ये दोनों बात एक ही है। इसको क्या कहा जाता है, विवेचक या विविक्तर, यही आंसर इसमें भर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर का जो पहला सवाल है, कह रहा है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। मूल कब समान होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर होता है, यानी कि डी बराबर जीरो होता है, तभी तो मूल समान होता है। और डी मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, तो जब यह कंडीशन आता है तभी ना मूल समान होता है। तो आप उसमें यह भी आंसर में लिख सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिएगा, बी स्क्वायर ये चला जाएगा उधर प्लस में 4ac, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर 4ac। यह भी आंसर हो सकता है, यह भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का हमारा दूसरा जो सवाल है, कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो है। तो यहाँ माइनस में दे दिया है, जबकि हमारा रहना चाहिए यहाँ प्लस में। मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करना है। मूल वास्तविक और समान होना चाहिए, ये कंडीशन कह दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि चूँकि पहले तो आपको कह दिया है कि मूल इसमें क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब समान रहेगा तभी तो मूल वास्तविक और समान होगा, जब डी बराबर समान रहेगा, जीरो रहेगा तो डी बराबर जीरो हो गया, मतलब मूल वास्तविक और समान हो गया। इसमें कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा ए के जगह पे क्या है, ए है, बी के जगह पे क्या है, बी है, और सी के जगह पे क्या है, माइनस सी है। ठीक है, तो हम वहाँ लिख सकते हैं कि ए बराबर ए है, बी बराबर बी है, और सी बराबर माइनस सी है। कह सकते हैं क्यों माइनस सी है, चूँकि यहाँ पे प्लस रहना चाहिए। चलिए इसका फॉर्म ही चेंज कर दे रहे हैं। किस फॉर्म में कर दे रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, ए एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस यहाँ पे माइनस सी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लियर हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ए के जगह पे क्या है, ए है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और सी तो माइनस सी जो है ये आपका अचर पद हो गया। आपको कहा है शर्त कि डी बराबर जीरो ही होना चाहिए। मूल वास्तविक और समान कहने का मतलब है कि डी बराबर जीरो होना चाहिए। तब प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सीधे डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से यहाँ पे लिख दे रहे हैं अब द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी तो कहा जा सकता है, जो डी बराबर जीरो है इतना, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हम कह सकते हैं। ये दोनों बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही है। तो इतना के जगह पे हम जीरो रख सकते हैं ना, जब क्वेश्चन में कह दिया है तो चलिए हम रख देते हैं। ये माइनस बी, माइनस ये सूत्र का है, आप बी के जगह पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ बी ही है, तो बी है तो बी ए रहने दीजिए यहाँ पे, प्लस माइनस इसके अंदर जीरो हम डाल सकते हैं, चूँकि ये शर्त में ही कहा है क्वेश्चन में आपसे। और ये 2a का मतलब हुआ 2a ही होगा, चूँकि a के स्थान पे a ही है। तो यहाँ से हो गया ये प्लस माइनस जीरो हुआ, यहाँ से हम थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं,
यहाँ से हो जाएगा माइनस बी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो गया आपका माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर जीरो का मान तो जीरो ही हो जाएगा। अब बाई 2a है तो 2a लिख दे रहे हैं। यहाँ से चूँकि प्लस माइनस जीरो है तो एक बार प्लस में जीरो लेंगे, एक बार माइनस में जीरो लेंगे, इसलिए यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस जीरो बाई 2a। एक बार हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बी माइनस जीरो बाई 2a। तो यहाँ से हो गया आपका x बराबर माइनस बी बाई 2a और x बराबर यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस बी में से जीरो घटाएंगे तो उतना ही हो जाएगा 2a। इसलिए इसका मूल समान हो गया कि नहीं हो गया, देखिए माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a आ गया। तो इस प्रकार हम इसका दोनों मूल निकाल लिए। फिर इसका जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। अब हमारा तीसरा जो सवाल है कह रहा है कि समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के लिए विविक्तर का चिन्ह लिखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे है कि 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसके विविक्तर का चिन्ह लिखना है। तो विविक्तर हमारा d ही न होता है, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ से हो गया आपका 2x² प्लस माइनस एक्स कर लेंगे, यहाँ से प्लस माइनस 1 कर लेंगे बराबर 0। इसलिए यहाँ से हमें पता चल गया कि a बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, b बराबर क्या हो गया, तो यहाँ से माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 हो जाएगा, चूँकि इसका कोफिशिएंट जो है माइनस 1 है, यानी गुणांक इसका माइनस 1 है। और यहाँ से क्या हो गया, c के जगह पे हमारा माइनस 1 हो गया। a b c हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, विविक्तर का इसको ज्ञात करना है, विविक्तर का चिन्ह ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d बराबर, इसलिए यहाँ से लिखेंगे सूत्र से, अब सूत्र से तो हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हो जाएगा b² के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, चूँकि b बराबर माइनस 1 है, और यहाँ से माइनस 4a के जगह पे हो जाएगा 2 और c के जगह पे हो गया माइनस 1। ये सूत्र का 4 हो गया। अब यहाँ से आपका हो गया ये 1 और यहाँ से हो गया 4 दूना 8 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी कि 8 एकम 8 ही हुआ, 4 दूना 8 एकम 8, ये 9 आ गया, यानी d का मान जो आया हमारा 9 आया। तो d हमारा प्लस में आया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो विविक्तर का चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा। विविक्तर का चिन्ह हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। चूँकि d प्लस में आया है तो धनात्मक होगा, अगर माइनस में आता तो ऋणात्मक हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति लिखिए। 6x² है माइनस 4x है प्लस में 3 है बराबर 0 है। इसके कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। d से ही पता चलेगा, d का मान से ही पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ से हमारा फिर हमको यहाँ से अब हम डायरेक्ट इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो गया, b बराबर कितना हो गया, माइनस 4 हो गया, और c बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये माइनस 4 होगा, चूँकि जनरल फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, तो सब प्लस में रहता है यहाँ, और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस में माइनस 4 ही कोफिशिएंट होगा इसका। हम इसके पिछले क्वेश्चन में हम आप लोग को बता दिए हैं कैसे होता है। नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उससे क्लियरली पता चल जाएगा कि ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब हम यहाँ से लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो मूलों की यहाँ पे क्या हमको बताना है, मूलों की प्रकृति लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हमें b के जगह पे माइनस 11 है, माइनस 11 का होल स्क्वायर हो गया 4, a के जगह पे हो गया 6 और c के जगह पे हो गया 3। यहाँ से हो गया 121 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 छक 24 3 72 हो गया। इसको घटाएंगे कितना हो गया, 11 में से 2 गया 9 हो गया, 11 में 7 गया 4 हो गया, यानी 49 आ गया। d का जो मान आया हमारा कितना आ गया, 49 आया। तो 49 जो है यह क्या है, 0 से बड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 49 जो है यह 0 से मान इसका क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमको शर्त दिख गया, चूँकि d जो है बड़ा है 0 से, तो इस स्थिति में मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और असमान होगी, वास्तविक और असमान होगी।
यही हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विवेक्तर यानी विवेचक के मान लिखें। इसमें विवेचक का मान लिख देना है, यानी कि आपका जो पहला इसमें का सवाल है, कह रहा है कि ax² है प्लस bx है, माइनस में bx है, माइनस bx है अब प्लस c बराबर 0 है। यही है, इसको हमको क्या करना है, इसके विवेचक का मान लिखना है। तो विवेचक d ही होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a का जो मान है आपका क्या है, a है। अब b के जगह पे क्या है, माइनस b है, और c के जगह पे c है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ a के जगह पे क्या है, a है, b के जगह पे क्या है, माइनस b है, और c के जगह पे क्या है, c है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों मैच कर जा रहा है, ये दोनों मैच कर जा रहा है, तीनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है। थोड़ा सा हम इसको फॉर्म को चेंजिंग कर देना है। यहाँ से a डैश इसको मान ले रहे हैं, b डैश और c डैश मान ले रहे हैं, यानी a डैश बराबर a है, b डैश बराबर माइनस b है, c डैश बराबर c है। तो हम फार्मूला में भी a डैश, b डैश और c डैश का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए सूत्र से d बराबर क्या हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac। विवेचक का मान निकालना है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यह हमारा सूत्र होता है। तो जब हम a डैश, b डैश, c डैश माने हैं तो a यहाँ पे b डैश मान ले रहे हैं, b डैश का स्क्वायर 4a डैश c डैश मान ले रहे हैं। अब हमको आसानी रहेगा यहाँ पे रखने में अपने तरीका से। तो यहाँ से b डैश का स्क्वायर का मतलब माइनस b का होल स्क्वायर, 4a के जगह पे हो जाएगा a और c के जगह पे हो जाएगा c, c डैश के जगह पे c हो जाएगा। अब ये हो गया आपका b² प्लस में हो जाएगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4ac। तो d का जो मान आया हमारा से यहाँ से वह हो गया आपका b² माइनस 4ac। यहाँ से हमने विवेचक का मान लिख दिया। फिर हम इसका दूसरा जो है देख रहे हैं, दूसरा नंबर जो है कह रहा है कि x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस b बराबर 0 है। तो इसमें हमको दिख गया कि यहाँ a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ पे इसका x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। b बराबर क्या है, यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल जा रहा है कि -4 है, तो -4 रख देंगे। और c बराबर क्या है, तो यहाँ पे b है। b अचर पद होता है, जो यहाँ पे हो रहा होता है उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि x का ये कोफिशिएंट थोड़ी है। तो यहाँ से हो गया b। इसलिए सूत्र लगा देंगे, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b² का मतलब हो गया -4 का होल स्क्वायर, 4 a के जगह पे हो गया 1 और c के जगह पे हो गया आपका b। तो यहाँ से हो गया 16 और माइनस 4b हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 4b। यहाँ पे या करके लिखेंगे और ठीक है। तो इस प्रकार हमारा इसका जो मान आया, यानी विवेचक का जो मान आया, वो हमारा आ गया 16 माइनस 4b। बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 5 का जो तीसरा सवाल है, 5 का जो 3 नंबर है, कह रहा है 3y² है माइनस 2y है और प्लस 1/3 है। इसका जो है विवेचक का मान लिखना है। तो इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। यहाँ a बराबर जो है 3 है, b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, और c के जगह पे क्या है, अचर पद के जगह पे 1/3 है। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से लिखेंगे सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो d बराबर b² माइनस 4ac। विवेचक यही होता है। हो गया क्या, b² मतलब -2 का होल स्क्वायर हो गया, -4 a के जगह पे हो गया 3 और c के जगह पे हो गया 1/3। 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 हुआ, ये माइनस में भी 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ही ना बच गया है। यहाँ और करके लिखते चलेंगे। तो यहाँ से d बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, 4 में से 4 गया, 0 हो गया। यानी इसका जो होगा मूल का जो मान होगा, यानी d बराबर 0 हो गया। यानी विवेचक का खाली मान ही लिखना है, इसमें ये नहीं बताना है कि इसकी प्रकृति कैसी है। यानी d का जो मान आया है आपका 0 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। अगर यह कहता कि इसकी प्रकृति कैसी है तो हम कह सकते थे यहाँ कि मूल वास्तविक होगा और समान होगा। फिर इसी में देख रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एगो और देख लीजिए इसमें का 4 नंबर, बाकी सब आप लोगों से भी हो जाएगा। √3y² है, प्लस में 11y है, उसके बाद में है प्लस में 6√3, यही है।
√3y² प्लस 11y प्लस 6√3 बराबर 0 है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ a बराबर क्या है तो √3 है, b बराबर क्या है तो 11 है y का कोफिशिएंट, और c बराबर क्या है तो 6√3 है, 6√3 है। सूत्र लगाएंगे, इसलिए सूत्र से क्या हो जाएगा d बराबर b² - 4ac हुआ। तो यहाँ से हो गया आपका क्या b² का मतलब 11 का होल स्क्वायर, अब 4 a के जगह पे हो गया आपका √3 और c के जगह पे हो गया 6√3, 6√3। इसका वर्ग करेंगे 121 हो जाएगा। ये देखिए 4 में 6 से गुना करेंगे 24 हो गया, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, यानी 121 - 24 × 72। इसको घटाएंगे ये भी 49 आ गया, इसका 49 आ गया, यानी कि डी का जो मान यहाँ पे आया है आपका 49 आ गया। यानी इसका जो है मूल का क्या है विवेचक का जो मान है इसका कितना हो गया 49 हो गया। यही आंसर इसका हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। 6 नंबर पे इससे पहले हम देख ले रहे हैं कि इसका जो पांचवा जो है बिल्कुल इसी तरह पांचवा भी सवाल हम लोग बना लेंगे। इसमें भी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ a बराबर हो गया आपका √3, b बराबर हो गया आपका -2√2 और c बराबर हो गया -2√3। इतना हो गया। फिर हम इसका विवेचक का हमको मान निकालना है, तो हम फिर यहाँ से लिख देंगे सूत्र से d बराबर कितना हो गया तो b² - 4ac। b² का मतलब हो गया यहाँ से -2√2 का होल स्क्वायर माइनस, चूँकि इस पर स्क्वायर है b के जगह पे हमने -2√2 को रख दिया, 4a का मतलब कि √3 और c का मतलब कितना हो गया -2√3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4, और √2 का करेंगे तो ये 2 निकल जाएगा यहाँ से बाहर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 दूना 8, और यहाँ माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3। तो ये हो गया 8 और ये 8 × 24, यानी ये आ गया आपका 32। यानी कि डी का जो यहाँ पे मान आ गया, यानी विवेक्तर का जो हमारा मान आया है विवेचक का, वह 32 हो गया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। आपको ये 5 का छठा आपसे बन जाएगा। अब हमारा 6 का जो पहला सवाल है, कह रहा है यदि x - 1 3x² - px + 4 का क्या है एक गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात करना है। यहाँ से p का मान बताना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x - 1 जो है इसका फैक्टर है। फैक्टर जिस द्विघात समीकरण का फैक्टर मतलब रहता है, तो फैक्टर से हम लोग मूल ज्ञात कर लेते हैं। फैक्टर से हम लोग मूल ज्ञात कर लेते हैं, तो आखिर फैक्टर इसी रूप का ना आता है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम फैक्टर करते हैं तो इस टाइप का आ जाता है कि नहीं आ जाता है। मान लीजिए कि इस टाइप का आ जाता है, इतना बराबर 0, तो एक बार इतना बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार इतना बराबर 0 कर लेते हैं, और तब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। यानी कि इसके दोनों मूल हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से x का जो मान आता है वही आपका मूल हो गया। यानी कि यह एक फैक्टर हो गया इसका, यानी यह इतना -1, यानी कि x - 1 बराबर 0 होगा, जो यहाँ से एक मूल निकल जाएगा आपका 1। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि x - 1 समीकरण 3x² - px + 4 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसलिए इस समीकरण का एक मूल कितना हो जाएगा तो x - 1 बराबर 0 कर लेंगे। चूँकि ये फैक्टर है, इसका गुणनखंड है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर यहाँ से आ गया 1, यानी कि 1 है, एक मूल 1 है। एक मूल यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 है, x बराबर 1 है, यानी कि इसका एक मूल क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ से कि मूल जो होता है उस समीकरण में उसको पुट कर दिया जाता है, यानी रख दिया जाता है, तो उस समीकरण को क्या कर देता है, उसको 0 के बराबर कर देता है। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ से मान ले रहे हैं, माना कि चूँकि ये px में है तो हम qx में मान ले रहे हैं, नहीं तो दोनों मैच कर जाएगा,
QX बराबर हम मान ले रहे हैं कि क्या है समीकरण 3x² माइनस px प्लस 4 है, इतना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए, या फिर यहाँ से हम अगर लेना चाहें x बराबर क्या ले लें, 1 ले लें, x बराबर 1 लेने पर तो यहाँ से q 1 अगर ले रहे हैं तो जहाँ जहाँ 1 होगा, जहाँ x होगा वहाँ हम यहाँ पे 1 रख देंगे। तो 3 गुना में ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p गुने x के जगह पे 1 रख देंगे और यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ से हम p यानी कि q1 का जो मान आएगा 0 आ जाएगा, चूँकि q1 यानी qx बराबर जब इतना है तो q1 यानी कि x के जगह पे 1 रखे हैं, यानी कि q1 का मान 0 आ जाना चाहिए, चूँकि यह एक क्या है, इस समीकरण का शून्यक है। तो q1 बराबर हो गया 0। पिछली वीडियो में हमने बेसिक में बता दिया है कि शून्यक में कैसे क्या होता है, उसमें देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से हो गया 3, एक का वर्ग करेंगे 1 ही हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 ही हो जाएगा। यहाँ से p एकम p हो गया, अब प्लस 4 हो गया। यहाँ से p हम इस पर भेजेंगे बराबर के इस पर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में p, 3 और 4 कितना हो गया, 3 और 4 7 हो गया। इस प्रकार हमने p का मान ज्ञात कर लिया कि p का यहाँ पे क्या मान हो जाएगा, अगर 7 हो जाएगा तो इसका यह एक गुणनखंड हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अब हमारा 6 का जो दूसरा सवाल है बिल्कुल इसी टाइप पे है, यानी कह रहा है कि यदि x प्लस 3 ax² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मैंने a का मान बताना है, यहाँ से a का मान बताएं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल जो 6 का 1 बनाए अभी बिल्कुल वैसे ही इसको हल कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर जो हमारा सवाल है, इसमें कह रहा है कि मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। इसमें मूल ज्ञात नहीं करना है और इसमें मूलों की प्रकृति बता देना था। मूलों की प्रकृति कौन बताता है, डी बताता है, यानी विवेचक बताता है। तो यहाँ से 1 नंबर जो है आपका 5x² है माइनस 4x है और प्लस 2 है। बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल हम वैसे ही कर लेंगे। यहाँ a बराबर हो गया 5, b बराबर हो गया आपका -4 और c बराबर कितना हो गया 2। सूत्र लगा देंगे विवेचक का सूत्र से, d बराबर कितना हो गया, तो b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। b² का मतलब हो गया -4 का होल स्क्वायर और 4, a के जगह पे हो गया 5 और c के जगह पे हो गया 2, इतना हो गया। यानी कि ये 4 चौके 16 हो गया, ये 5 चौके 20 दूना 40 हो गया। यानी घटाएंगे इसको तो 16 4 20 20 40, यानी -24 आ जाएगा। ये -24 आ गया, यानी डी का जो मान आ गया आपका -24 आ गया। तो -24 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है, यह 0 से बहुत ही छोटा है, 0 से बहुत छोटा है। यानी कि हमारा डी का जो वैल्यू आया है, यानी -24 आया है, 0 से छोटा है, यानी कि डी छोटा हो गया 0 से, अर्थात इसका मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, अतः मूल वास्तविक नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको तीनों कंडीशन हम बता चुके हैं कि जब d बड़ा होता है 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, जब d छोटा होता, d बराबर होता है 0 के तो मूल वास्तविक और समान होता है, और जब d छोटा होता है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होता है। ये तीनों कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। और d का मान क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, ये बात आपको पता है। यानी कि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जा रहा है तो मूल वास्तविक और असमान, इसका मान अगर बराबर आ जा रहा है 0 के तो वास्तविक और समान, इससे छोटा आ जाएगा तो मतलब 0 बड़ा हो जाएगा तो वो हो जाएगा मूल वास्तविक नहीं। बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 का जो हमारा दूसरा सवाल है, कह रहा है 6z² माइनस 3z प्लस 5 बराबर 0। इसका भी मूल नहीं ज्ञात करना है और मूल की प्रकृति बता देना है। डी से ही हम वैसे ही निकाल लेंगे, आसान है। देख रहे हैं हम तीसरा 7 का जो हमारा तीसरा सवाल है, 4y² इक्वल टू 1 है। अब इसमें हमको क्या करना है कि ये हम देख रहे हैं कि यह सिंपल फॉर्म में तो है नहीं द्विघात समीकरण के, यह जो होता है हमारा द्विघात समीकरण का सिंपल फॉर्म होता है। ax² प्लस b इक्वल टू 0 बराबर, यह जो होता है यह द्विघात समीकरण का सिंपल फॉर्म है। यानी कि हमको इसमें चेंज कर लेना है पहले, इससे हमें a b c ज्ञात हो जाएगा, तब हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4y²। यहाँ से हम इसको अगर 0 इंटू एक्स वाई लिख दें, प्लस में 0 इंटू वाई लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब 1 को इधर बुला लेते हैं, माइनस में आ जाएगा। इसको गुना करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 4y² - 1 हो जाएगा, इसमें कोई अंतर है नहीं। अब यहाँ से हमारा हो गया, इसलिए a बराबर कितना हो गया 4 हो गया, b बराबर कितना हो गया 0 हो गया, और c बराबर कितना हो गया -1 हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे सूत्र से कितना हो जाएगा d बराबर b² - 4ac, यही हो जाएगा। मूल की प्रकृति बता देना है हमें, यानी कि b² का मतलब हो गया आपका 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 4, a का मतलब हो गया 4 और c का मतलब हो गया -1। ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि d का जो मान आया यहाँ पे हमारा 16 आ गया। तो d का मान 16 आया, यानी कि 16 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से ये बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो हम यहाँ से हमारा कंडीशन क्या आ गया, शर्त यह आ गया। इसलिए यहाँ से हमारा क्या आ गया, इसलिए d, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि d बड़ा है 0 से, तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, इसलिए मूल जो होगा, मूल होगा हमारा क्या, वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। चलिए बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 7 का जो चौथा सवाल है, इसमें क्या करना है कि ये बट्टा देख के घबराना नहीं है। इसमें भी हमारा क्या हो गया, तो x² का गुणांक क्या है 4/3 है, यानी कि यहाँ पे हमारा हो गया क्या, यहाँ a बराबर क्या हो गया 4/3 हो गया, b बराबर क्या हो गया -2 हो जाएगा x का गुणांक, और c बराबर में क्या हो गया 3/4 हो गया। तो इस प्रकार हमने a b c ज्ञात कर लिया। फिर वही फार्मूला लगा देंगे सूत्र से क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac। क्या करेंगे, यहाँ से -2 का होल स्क्वायर हो गया, b के जगह पे -4, a के जगह पे 4/3 और c के जगह पे 3/4। देख रहे हैं कि 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, यहाँ पे 4 बच गया, ये 2 दूना 4 हो गया, प्लस में यहाँ पे -4 हो गया, यानी d का जो मान आ गया आपका 0 के बराबर आ गया। तो जब d 0 के बराबर आ गया तो ये हमारा शर्त क्या होता है कि d 0 के बराबर होगा तो मूल कैसा हो जाएगा, इसलिए मूल जो होगा वास्तविक होगा और समान भी हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 0 के तो वास्तविक और समान हो जाएगा, समान माने बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर d बड़ा हो जाएगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, और d छोटा हुआ जहाँ 0 से, यानी कि माइनस में d का मान आ गया तो समझिए कि मूल उसका वास्तविक नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 का हमारा 5वां जो सवाल है, कह रहा है कि a² y² प्लस aby = b² है, जहाँ a ≠ 0। हमारा a यहाँ पे ≠ 0 है, यह उचित है यहाँ पे कहना, क्योंकि a का मान जब अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इस वाले पार्ट को वो 0 कर देगा, फिर हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, क्योंकि चर का घात जो होगा सबसे अधिक 1 ही रह जाएगा जब ये 0 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा ये, इसलिए यहाँ a ≠ रहना उचित है। तो यहाँ से हमारा फिर हो जाएगा, यहाँ चूँकि y यहाँ पे चर पद है ना, y चर है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा y² का गुणांक a² है, यानी कि a के जगह पे आपका a² हो गया क्लियरली, और b के जगह पे आपका क्या हो गया, y को छोड़ के जितना होगा ab हो गया, और c के जगह पे क्या हो गया, अच्छा हाँ बराबर में b² है, ये इस पर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो उधर हो जाएगा बराबर 0। चलिए हम इसको बराबर 0 कर देते हैं, इधर ये माइनस में ला देते हैं। आप लोग क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिएगा ऊपर, और यहाँ से हम डायरेक्ट हम ये इसको हल ही कर दे रहे हैं, हल है डायरेक्ट। तो यहाँ से इतना बराबर 0 हो गया, a b c का मान हमारा यहाँ से निकल गया कि यहाँ पे a b यहाँ b² हो गया, यानी कि c बराबर जो होगा यहाँ पे हमारा b² माइनस में b² हो गया। क्यों माइनस में b² हो गया, क्योंकि इसका फॉर्म क्या होता है, प्लस में होता है c। तो यहाँ से हम पहले भी बता चुके हैं कैसे होता है, माइनस में हो जाएगा ये, और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, फिर सूत्र से d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। b² का मतलब ab का द होल स्क्वायर हो जाएगा 4, a का मतलब हो गया a², c का मतलब हो गया -b का स्क्वायर, -b का स्क्वायर पूरा का b का पूरा होल स्क्वायर नहीं है, माइनस है तब b² है। देख लीजिएगा दोनों में अंतर पड़ जाएगा, अगर पूरा होल स्क्वायर किए तो गड़बड़। अब देखिए यहाँ से फिर ये हो गया आपका a² b², यहाँ देखिए माइनस माइनस मिल के हो जाएगा आपकी बार प्लस,
ये हो गया 4a² b² हो गया, यानी d का जो मान हमारा आ गया ए गो a² b² प्लस 4 गो a² b² दोनों मिलकर हो जाएगा 5 गो a² b², यानी कि हमारा जो मान आया है यह d का जो हमारा मान आ गया 5, वो भी प्लस में आया है a² b², यानी कि यह एक धनात्मक मान है, यानी कि d का जो मान है वो प्लस में आया है, यानी कि आगे की तरफ आया है। 5 ही खाली ले लीजिए, इन दोनों की बात ही हटाइए, तो 5 हम खाली ले रहे हैं तो यह 0 से तो बड़ा हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे शर्त हो गया चूंकि d बड़ा हो गया 0 से, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए मूल जो होगा कैसा हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। इसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान हो जाएगा आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा 7 का जो ये 5वां जो सवाल है, 5वां तो बन गया, 6ठा जो है, 6ठा आप लोगों से हो जाएगा। 7वां देख रहे हैं, 7वां में जो है √2x² है, -x है, -√2 = 0 है। ये भी आप लोगों से हो जाएगा, आपको रूट से नहीं डरना है। रूट वाला क्वेश्चन हम 5 नंबर में हम पूरा ज़्यादा क्वेश्चन था रूट वाला, उसमें हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें आपको ए बी सी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वैसे भी ए का मान हो जाएगा √2, बी का मान हो जाएगा आपका -1 और सी का मान हो जाएगा √2, तब रख के आप लोग निकाल लीजिएगा। हम इसका 9वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 9। यहाँ से है कि 9a² b² x² है, उसके बाद है 48 ABCD x, 48 ABCD x है, प्लस में 64 c² d² = 0 है, जहाँ क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0 है और b भी नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। a का भी मान 0 के बराबर नहीं है, b का भी मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे नहीं भी रहना चाहिए, नहीं तो ये पार्ट 0 कर देगा, 0 कर देगा तो फिर ये घात 2 वाला समीकरण नहीं रह जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है, तो x² को छोड़ के इसका बाकी जितना कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है उसको ले लेना है, यानी कि 9a² b² x² हो गया, x² को छोड़ देना है, सॉरी, और यहाँ से b हो गया आपका 48 ABCD हो जाएगा, x को छोड़ के 48 ABCD हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, तो 64 c² d², ये पूरा ले लेना है चूंकि अचर पद है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस में है, ये -48 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, -48 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा फिर सूत्र लगा देंगे, सूत्र से d बराबर कितना हो गया, b² - 4ac, तो b² का मतलब कितना हो गया, -48 ABCD का, -48 ABCD का होल स्क्वायर माइनस, चूँकि स्क्वायर है b पे, b का तो वैल्यू खाली इतना है। अब देखिए, तो इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देना जरूरी है, 4ac चाहिए, माइनस में 4ac, तो a का मतलब हो गया आपका 9a² b², ये हो जाएगा कितना, c के जगह पे है आपका 64 c² d² है, 64 c² d²। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8 × 64, 8 × 32 × 64, 64 × 6 70, 4 × 16 7 23 हो गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2304 a पर भी स्क्वायर हो जाएगा, b पर भी स्क्वायर, c पर भी स्क्वायर और d पर भी स्क्वायर, सब पे स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देख रहे हैं कि 64 चौके 256, 256 में 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54, 9 5 45, 5 50, 9 दूना 18, 5 23, इसका भी 2304 ही आ रहा है, 2304 a² b² c² d², a² b² c² d², देख रहे हैं कि दोनों सेम सेम आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ से हमारा दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 2304 हो जाएगा, 2304 a² b² c² d², यानी ये 0 हो गया, यानी d का जो मान हमारा आ गया 0 आ गया। आप लोगों को पता है कि जब d 0 आ जाता है इसलिए मूल क्या हो जाएगा, यहाँ तो मूल हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा। जहाँ 0 के बराबर आया कि बराबर हो जाएगा यानी समान हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा यानी कि बड़ा आ जाएगा, ये तो मूल वास्तविक और असमान, इससे छोटा आ जाएगा 0 से यानी कि 0 की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा तो वो हो जाएगा वास्तविक नहीं। अब हम यहाँ पे 7 नंबर तक कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि यही वीडियो इतना लंबा हो गया है। और यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमारा जो है द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3 का बी जो है
उसका ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो हम अपलोड करेंगे इसके बाद, उसमें इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।